हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है फूड प्रोडक्शन एंड सिक्योरिटी इन इंडिया। फ्रेंड्स, जीवित रहने के लिए भोजन किसी जीव की मूलभूत आवश्यकता होती है। हम सभी विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं जो हमें कार्य और भिन्न जीवन की प्रक्रियाओं को करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है। हम जिन विभिन्न खाद्यों उत्पादों का उपभोग करते हैं वह पौधे पशु स्रोत से प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों में शहद, अंडे, अनाज, दाल इत्यादि शामिल हैं। एक बार कच्चा माल प्राप्त होने के बाद उपभोग से पहले इसे संसाधित किया जाता है। खाद्य उत्पादन से तात्पर्य घर या उद्योग में मानव उपयोग के लिए कच्चे माल से भोजन तैयार करने से है। ठीक है। अब हम बात करते हैं खाद्य उत्पादन के लाभ क्या क्या है। ठीक। खाद्य उत्पादन के कुछ लाभ निम्नलिखित नीचे लिखे हुए हैं। खाद्य उत्पादन एक विशाल उद्योग है जो बहुत सारे अवसर प्रदान करता है। ठीक है। यह स्थानीय विक्रेता, वेटर, किसानों जैसे लोगों के एक बड़े समूह को रोजगार प्रदान करता है। उद्योग में रेस्तरां, स्थानीय खाद्य बाजार, किराना स्टोर, ऑनलाइन खाद्य वितरण ऐप, कृषि आदि शामिल है इसमें। यह आबादी के लिए आय का एक अच्छा स्रोत है। यह निर्यात बढ़ाता है और विदेशी संबंधों को बनाए रखने में मदद करता है। यह भोजन के लिए उचित वितरण में मदद करता है। यह सभी आबादी को भोजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है। ये थे खाद्य उत्पादन के लाभ। अब खाद्य उत्पादन के नुकसानों को देखते हैं दोस्तों। यह जलवायु परिवर्तन का कारण बनते हैं। जैसे पराली जलाने से नुकसान होता है, यह बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है, हम ले सकते हैं इसके अंदर। यह विशेष रूप से रासायनिक उर्वरकों, परिरक्षकों, खरपतनाशी आदि का उपयोग से जल व मिट्टी प्रदूषण के कारण बनते हैं। यह कई प्रजातियों के विलुप्त होने का भी कारण है। यह ग्रीन हाउस इफेक्ट को उत्सर्जन और ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ावा देते हैं और बहुत बड़ा ये कारण इसका हो सकता है। अब भारत में खाद्य उत्पादन को हम देखते हैं। वर्ष 2022-23 के लिए कुल 3235.54 टन खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित चावल, गेहूं, मक्का, चना, मूंग, रैपसीड एवं सरसों और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादित अनुमानित किया गया है। दूसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार 2022-23 के लिए मुख्य फसलें ये हैं। ठीक है। कुल अपना खाद्यान्न है जो 2022-23 में वो 3235.54 टन है और चावल उसमें उत्पादित है, उसमें ये कुल है। इसके अंदर चावल 1308.37 लाख टन, गेहूं 1121.82 लाख टन, मोटे अनाज 527.26 लाख टन, मक्का 346.13 लाख टन, जौ 22.04 लाख टन, दलहन 278.10 लाख टन, चना 136.32 लाख टन, मूंग 35.45 लाख टन, तिलहन 400.01 लाख टन। ऐसे दोस्तों मूंगफली 100 लाख टन, सोयाबीन 139 लाख टन, सरसों 128 लाख टन, कपास 337 लाख टन, गांठे प्रति गांठ 170 रुपये, यानी कि एक गांठ का जो कपास की एक गांठ होती है उसका कीमत 170 रुपये केजी है। यानी कि प्रति गांठ की जो वैल्यू है वो 170 केजी की एक गांठ है। ठीक।
ठीक है। गन्ना 4687.89 लाख टन, पटसन 100.49 लाख टन प्रति गांठ। ठीक है। अब हम बात करते हैं भारत में उगाई जाने वाली फसलें कौन कौन सी है और भारत के में सबसे बड़े उत्पादक राज्य की सूची में, मतलब कौन सा राज्य कौन कौन सी फसलों को उत्पादन करता है। चावल है, चावल को पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। गेहूं में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ज्वार महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। बाजरा में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात। मक्का में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार। ठीक है। रागी में कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड। जौ में राजस्थान, यूपी, एमपी। रहर दाल में एमपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। ग्राम में एमपी, कर्नाटक, राजस्थान। उड़द में एमपी, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मूंग में राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मूंगफली में गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। तिल में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। सूरजमुखी में कर्नाटक, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। हरियाणा में दोस्तों सूरजमुखी का इतना उत्पादन नहीं किया जाता, फिर भी बाकी राज्यों से अगर हम कंपैरिजन करें तो हरियाणा में सूरजमुखी का उत्पादन किया जाता है। गन्ना में यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कपास में गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना। जूट में पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। चाय की बात करें तो चाय में असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। कॉफ़ी की बात करें तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। तंबाकू की बात करें तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। अनाज की बात करें यानी कि जो बच गए वो उन अनाजों की बात करें तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब और अन्य जो राज्य हैं उनकी सबकी भागीदारी कुछ ना कुछ इसमें रहती है। ठीक है। ये तो था दोस्तों भारत में खाद्यान्न उत्पादन। इसके बाद हम बात करते हैं भारत में खाद्यान्न सुरक्षा। ठीक है। फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। खाद्यान्न सुरक्षा का अर्थ है सभी लोगों के लिए सदैव भोजन की उपलब्धता, पहुंच और उसे प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य हो। ठीक है। खाद्यान्न सुरक्षा के कुछ आयाम हम देखते हैं। खाद्यान्न उपलब्धता का तात्पर्य देश में खाद्यान्न उत्पादन, खाद्यान्न आयात और सरकारी अनाज भंडारों में संचित पिछले वर्षों के स्टॉक से है। इसमें हमने एक शब्द यूज किया था पहुंच और एक शब्द था सामर्थ्य। उनके भी अर्थ हम देख लेते हैं। पहुंच का अर्थ है खाद्यान्न प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचता रहे। ठीक है। सामर्थ्य का अर्थ है कि लोगों के पास अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन हो। आगे चलते हैं। किसी देश में खाद्यान्न सुरक्षा केवल तब तक ही सुनिश्चित होती है जब तक सभी लोगों के लिए पर्याप्त खाद्य उत्पादन होता रहे, सभी लोगों के पास भोजन खरीदने के लिए पर्याप्त पैसे हों, खाद्य की उपलब्धता में कोई बाधा न आनी चाहिए। ठीक है। भारत में लोगों का एक बड़ा वर्ग खाद्य एवं पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है, परंतु इससे सर्वाधिक गरीब दिहाड़ी काम करने वाले लोग इसमें आते हैं। यानी कि भारत के अंदर यदि हम बात देखें तो गरीब और दिहाड़ी मजदूरी करने वाले ऐसे लोग हैं जो खाद्य पोषण की दृष्टि से असुरक्षित है। ठीक है। हरित क्रांति के बाद से देश प्रतिकूल मौसम की स्थिति के दौरान भी अकाल से बचा है। यानी कि हरित क्रांति का फूड सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश में उगाई जाने वाली भिन्न प्रकार की फसलों के कारण भारत पिछले 30 वर्षों में खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर बन गया है। सरकार द्वारा बनाई गई खाद्य सुरक्षा प्रणाली के 2 घटक निम्न है। पहला है दोस्तों बफर स्टॉक। बफर स्टॉक देख लेते हैं बफर स्टॉक क्या होता है। बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए खाद्यान्न अर्थात गेहूं, चावल का स्टॉक है। गेहूं और चावल का स्टॉक
FCI द्वारा उन किसानों से खरीदा जाता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है, यानी कि जहां पर जो निम्न जरूरतें होती हैं किसानों की वो पूर्ण होने के बाद जो खाद्यान्न यानी कि जो भोजन बचता है, कच्ची सामग्री बचती है जैसे गेहूं चावल आदि, उनको खरीदा जाता है जहां अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष का मतलब अधिक उत्पादन होता है। ठीक है। किसानों को उनकी फसल के लिए पूर्ण घोषित कीमतों यानी कि पहले से निर्धारित कीमतों के भुगतान किया जाता है। सरकार इसे MSP कहती है। ठीक है। MSP का मतलब होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। ठीक, ये पहले ही किसानों को बता दिया जाता है और फसल कटने के बाद इसी कीमत के ऊपर किसानों से वो फसल खरीदी जाती है। आगे हम बात करते हैं, दूसरा इसका घटक है सार्वजनिक वितरण प्रणाली FCI। ठीक है। किसानों से खरीदे गए भोजन को सरकार द्वारा विनियमित राशन की दुकानों के माध्यम से वितरित करना ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। ठीक है। राशन की दुकानों, जिन्हें उचित मूल्य की दुकानें के रूप में भी जाना जाता है, जैसे कोटा, ठीक है, जो खाना पकाने वाली सामग्री का भंडार रखती है। भारत में राशनिंग की शुरुआत यानी कि राशन देने की शुरुआत 1940 में की गई थी। पश्चिम बंगाल में अकाल पड़ा था, उसके बाद में ही इसकी पृष्ठभूमि की गई थी। ठीक है। 1970 के दशक के माध्यम में 3 महत्वपूर्ण खाद्य हस्तक्षेप कार्यक्रम शुरू किए गए। पहला है खाद्यान्न के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS। अच्छा, दूसरा है एकीकृत बाल विकास सेवाएं ICDS। अगला है काम के बदले भोजन FFW। सन 2000 में 2 विशेष योजनाएं, एक तो है अंत्योदय अन्न योजना AAY और अन्नपूर्णा योजना APS, भारत सरकार के द्वारा शुरू की गई। ठीक है दोस्तों, ये थी भारत में खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी इन इंडिया, और ऊपर हमने देखा फूड प्रोडक्शन इन इंडिया। ठीक है। ये डेटा हमने 2022-23 का उठाया था। अगर आप कौन सी और किताबों से पढ़ते हैं तो उसमें कुछ और डेटा मिल सकता है आपको, और यदि आप इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको ये डेटा आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी है। तो दोस्तों, अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर और वीडियो चाहिए तो कृपया करके नीचे कमेंट करें और बताएं कि आपको किस विषय के ऊपर अपने मतलब वीडियो चाहिए। ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। धन्यवाद।